अमेंडमेंट नहीं है राजौरी की, वो पेपर में पूछिए। बढ़े आगे, ए बी और सी कोई भी ना ले लो बेटा, हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेना, हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग कटक। चलो अब मैं आ रहा हूं कंपनी लॉ की एक अमेंडमेंट पे। मेरी अगली अमेंडमेंट कंपनी लॉ में आई है। वाराणसी डाउट संभाल के रखो, जब मैं क्लास के एंड में डाउट लूंगा तो उस टाइम पकड़ लूंगा ये डाउट। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। कौन से शेयर एक्वायर हो रहे हैं जिससे ये प्राइस पेड है, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। सुनो वाराणसी, 3 है, मैं तीनों के बारे में एक बार दोबारा बोल देता हूं, सुन लीजिएगा। अगर आपके प्रमोटर या फिर पर्सन इन कंट्रोल या फिर वो व्यक्ति जो उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, उन्होंने पिछले 52 हफ्ते के अंदर जो भी शेयर परचेज किए हैं, उनका प्राइस जो पेड हो चुका है या पेबल है, उस प्राइस का, पिछले 52 हफ्ते के प्राइस का जो उन्होंने पेड या पेबल किए हैं, उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकालें। 26 हफ्तों का, पिछले 26 हफ्तों में अगर इन्होंने कोई शेयर परचेज किए हैं, चाहे प्राइस पेड है या पेबल है, उसका हाईएस्ट प्राइस देख लो क्या हुआ है, वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी के रूप में डिसेंडिंग शेयर होल्डर को देना है। और तीसरा, जो आपका पिछले 60 ट्रेडिंग डेज थे, पिछले 60 ट्रेडिंग डेज उस स्टॉक एक्सचेंज पे जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई, उन 60 ट्रेडिंग डेज में जितने भी आपके शेयर्स बिके, ये कैलकुलेशन सबसे ज्यादा मुश्किल होती है सी वाली, ये बिना सॉफ्टवेयर के पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि हर सेकंड में प्राइस डिफरेंट हो सकता है, 5-5 पैसे का डिफरेंट आता है प्राइस के अंदर, तो इसलिए सॉफ्टवेयर ही कैलकुलेट करके बता सकता है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द 60 ट्रेडिंग डेज कितना होगा। इन तीनों में से जो भी हायर है, बस दैट्स इट। चले, मेरी अगली अमेंडमेंट है सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 रेड विथ रूल 13। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। इसका नाम है तो नहीं होगा जरूरी, फिर तो वो शेयर्स कहा जाता है इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग, वहां पे सभी गाइडलाइंस नहीं लगेंगे। चलो, इसका नाम है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर। अगर मान लीजिए कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हो रहा है और ऑडिटर को ये चीज पता लगती है, तो ऑडिटर को उस फ्रॉड को कहां तक पहुंचाना है, इसके बारे में गाइडलाइंस जारी हुई है सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 रेड विथ सेक्शन रूल 13 के अंदर। पहले का कानून कहता था जब भी फ्रॉड होगा प्रोसीजर एक होगा, और अब जो कानून चेंज किया गया उसने फ्रॉड को 2 पार्ट्स में बांटा है, एक छोटा फ्रॉड, एक बड़ा फ्रॉड। बड़े फ्रॉड के लिए प्रोसीजर अलग है, छोटे फ्रॉड के लिए प्रोसीजर अलग है। फॉर एग्जांपल, नई अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट से पहले जो प्रोसीजर था वो क्या कहता था, अगर कोई भी फ्रॉड हुआ तो ऑडिटर आप करेंगे क्या, उस फ्रॉड को रिपोर्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। अब सवाल उठा, ऐसे कई इंस्टेंसेस होने लगे जहां फ्रॉड छोटी-छोटी, जहां ऑडिटर छोटी-छोटी घटनाओं को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 22 लाख नंबर ऑफ कंप्लेन जा रही थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, फाइल अप हो चुकी थी कंप्लेन। अरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होती है। अब फ्रॉड बात पे 20 लाख 22 लाख ऐसे फ्रॉड वहां पे बता रही है, डाइवर्जन ऑफ फ्रॉड, फंड हुआ फ्रॉड, लो 5 लाख का फ्रॉड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। इतनी फाइल्स फाइल अप हो चुकी थी कि अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा कुछ जिम्मेदारी तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सौंपनी चाहिए, ऑडिट कमेटी को सौंप देनी चाहिए, मेंबर्स विल टेक देयर जजमेंट, और हमारे ऊपर, हमारे पास जो केसेस आएंगे वो एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर तक के आएंगे। इसलिए जहां पहले सभी केस एमसीए के पास जा रहे थे, आज के डेट में फ्रॉड को 2 पार्ट्स में बांटा गया, एक छोटा अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट। केवल एक बड़े अमाउंट के केसेस ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तक जाएंगे, और उनको भेजने का प्रोसीजर क्या होगा, 143(12) रेड विथ रूल 13। रेड विथ का मतलब होता है ये अकेला सेक्शन नहीं बता पाएगा, ये अकेला रूल नहीं बता पाएगा, दोनों जब साथ में जुड़ेंगे तभी पता लगेगा वो प्रोसीजर क्या है। लिखेगा, मैं प्रोसीजर आपको लिखवा रहा हूं, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ईवी पेपर के लिए। If auditor has reason
they believe that any fraud is being or has been. Now, what is the difference between is being or has been? Company auditors rule patent. Is being का मतलब है currently going on, and has been का मतलब है taken place. is being or has been. चले committed against company, he shall पहला where fraud involved, ₹1 crore and above. जहां फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ऊपर है, जहां फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ऊपर है, रिपोर्ट द मैटर टू सीजी एज फॉलो. सेंट्रल गवर्नमेंट तक मैटर जाएगा, पर किस तरीके से? स्टेप नंबर 1, रिपोर्ट. रिपोर्ट करोगे किसको? टू बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी. सबसे पहले आप ये रिपोर्ट, जो भी फ्रॉड आपको लग रहा है, इसको रिपोर्ट करोगे किसको? बोर्ड को या फिर ऑडिट कमेटी को. अब लॉ मेकर ने जो शब्द यूज किए वो बड़े अजीब है. तो क्या वो कहते हैं? बाय नॉट लेटर देन 2 days of his knowledge. और सवाल उठा 2 days of his knowledge. नॉलेज कब माना जाएगा? आगे मैंने बताया कंपनीज ऑडिटर रूल्स 2014. 2 days of knowledge पता नहीं, कोई सबूत नहीं है इसका. आप कभी भी कह दो कि मेरे को कल ही पता लगा है, कोई सबूत नहीं है इस बात का, कोई सबूत नहीं है इस बात का. चल, by not later than 2 days of his knowledge, seeking reply within 45 days. 45 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई मांगा जाएगा. 45 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ऑडिट कमेटी को अपना रिप्लाई सबमिट करना पड़ेगा. भाई अब 2 केसेस हो सकते हैं, या तो वो रिप्लाई सबमिट करेंगे या नहीं करेंगे. यहां तक लिख लीजिए जरा मैंने, फिर हम कथा को आगे बढ़ा देते हैं. टू नॉर्मल डेज. चलिए अब मैं कहता हूं इफ रिप्लाई रिसीव्ड या फिर नॉट रिसीव्ड. अगर रिसीव्ड हुई या नहीं हुई, अगर रिसीव्ड हुई तो बहुत अच्छी बात, तो ही विल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट reply by BOD and audit committee and his comment on such reply to CG within 15 days from receipt. आप मुझे बता सकते हैं, इसे लिखने के बाद बताइएगा, टोटल फ्रॉड रिपोर्टिंग के कितने दिन हो गए?
वही तो करवाते हैं बार्केंड, वही तो ऑब्जेक्ट चेंज करवाते हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आम जनता को नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या फिर प्रमोटर्स को किया जाता है, तो वही तो सारा कांड करवाते हैं। हाँ जी, आंसर इज, मैं कह सकता हूं जिस दिन नॉलेज में है उसके 60 डेज के अंदर, या फिर फ्रॉड के 62 डेज के अंदर, जैसे मर्जी कह लो, 62 डेज कह लो या 60 डेज कह लो, जैसा मर्जी कह लो, अलग अलग पुकारा जाता है मार्केट के अंदर। कुछ लोग 62 डेज कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो इंक्लूसिव ऑफ द 2 डेज, जिस दिन फ्रॉड हुआ वहां से 62 डेज, और जिस दिन से आपके नॉलेज में आपने रिपोर्ट किया उसके बाद 60 डेज, जैसा मर्जी कह लो, वो आपकी इच्छा है। चले और आगे बढ़ते हैं। अगर रिप्लाई नहीं रिसीव हुई तो फिर मुझे बताएंगे जरा कितने दिन तक वो इंतजार करेगा? कितने दिन तक आपको रिप्लाई का इंतजार करना ही करना है कि वो आएगा, वो जरूर आएगा, देखना वो जरूर आएगा। कितने दिन? 15 थोड़े ना हो सकते हैं बेटा, 45 दिन तक इंतजार किया जाएगा कि देखना उनका रिप्लाई आएगा, वो जरूर आएगा। वो ऐसा नहीं कर सकते, वो जरूर देंगे। अगर 45 दिन में नहीं दिए तो फिर अगले 15 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल रिपोर्टिंग यहां पर भी फिर कितने दिन में हो जाएगी? 45 दिन का वेट करने के बाद अगले 15 दिन में। बट लॉ ने बात लिखी नहीं है कि कितने दिन में। वो कहते हैं इफ नो रिप्लाई रिसीव्ड, तो फिर अपना लेटर हेड पे सारी चीजें आगे भेज देगा। बट कितने दिन में? लॉ उसने लिखा नहीं है, लॉ ने कहीं भी। कॉमन सेंस यूज करना है। आपने 2 दिन के अंदर उन्हें बताया, उनकी रिप्लाई का वेट 45 दिन तो करोगे ही ना, क्योंकि उन्हें रिप्लाई करने के लिए वक्त कितना दिया है? 45 दिन। 45 दिन में नो रिप्लाई, तो इसका माना जाएगा कोई रिप्लाई नहीं। अगले 15 दिन आपके पास एज इट इज 15 दिन ही है, तो 45 प्लस 15 प्लस 2 दिन कह दो। यहां तक इस केस में भी जाना चाहिए, हालांकि ये लॉ ने लिखा नहीं है। समझ आया? तो लिखिएगा, लॉ ने क्या कहता है? लॉ कहता है फॉरवर्ड his report as forwarded to board public audit committee to CG। अब ये कैसे निकलेंगे? 2 + 45 + 15, ये भी ऐसे निकलेंगे। अगर पेपर में आ जाए ये वाला केस तो समझ जाना कि यहां पे 62 डेज ऐसे ही निकलेंगे। अब ये रिपोर्ट आप कहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे, किसके नाम पर भेजेंगे? मोदी साहब के? ना, किसके नाम पर? लिखेगा सच रिपोर्ट टू बी सेंट टू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थ्रू। हाँ जी, कैसे भेजेंगे? रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू। अब दोनों में एक दिक्कत है, वो क्या? जब आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजते हैं तो आपको एक्नॉलेजमेंट कार्ड आता है, स्पीड पोस्ट में एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। इसलिए स्पीड पोस्ट में एक्नॉलेजमेंट आए, इसके लिए आप साथ में फॉलोड बाय ईमेल करेंगे, एक्नॉलेजमेंट लेने की कोशिश करेंगे। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट में तो परफेक्ट एकदम एक्नॉलेजमेंट के साथ मिलता है कि इस दिन इसको मिला है। स्पीड पोस्ट में डिलीवरी का सबूत नहीं मिलता आपको, तो इसलिए फॉलोड बाय ईमेल जरूर करेंगे यहां पर। ठीक है, आगे रिपोर्ट कैसे की जाएगी? रिपोर्ट टू बी ऑन letterhead of auditor containing address, emails, contact number and membership number। बस। क्या आप मुझे प्रेस्क्राइब फॉर्म दे सकते हैं जिस फॉर्म के अंदर ये सारा कुछ रिपोर्ट किया जाएगा? लिख के आना, ये फॉर्म नंबर 8-10 फॉर्म ही है बस, बट लिख के आना। बहुत परफेक्ट स्टाइल मिलता है इसे। ADD4 बहुत बढ़िया, जमशेदपुर।
लिख लो जी, रिपोर्ट shall be in prescribed form. That is ADD4. अब राजौरी वो आपकी इच्छा पर है, आप उन्हें जरूर बताओगे कि डिले हुआ है और 45 दिन के बाद आया है, इनका रिप्लाई ये जरूर बताओगे ताकि उनकी कैजुअल अप्रोच कम से कम पता लग सके ऐसा सीरियस मैटर में। और ठीक है, आप उसके साथ अगर आपने अभी तक नहीं भेजा है तो आपको भेजना चाहिए इवन दो यू आर नॉट लायबल अंडर द लॉ है, बट स्टिल आपको भेजना चाहिए। चलो, ये तो हो गया रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड जिनका अमाउंट 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। बट अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है तो, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है तो यहां तक डन का मैसेज दे दीजिएगा ताकि मैं उसकी रिपोर्टिंग कर सकूं। लिखिएगा पहले ये सारे फ्रॉड भी जाते थे एमसीए के पास, बट अब चेंज हुआ, फ्रॉड ऑफ लेस देन ₹1 करोड़। यहां पे एक्शन मेंबर लेंगे बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ कि तुमने क्या किया। तो इस ये लॉ कहता है कि रिपोर्ट किसको करोगे आप, टू ऑडिट कमिटी, बस ऑडिट कमिटी को बताओगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताओगे। कोई आरओसी नहीं, कुछ नहीं। कितने दिन के अंदर, विद इन 2 days ऑफ नॉलेज स्पेसिफाइंग पहला नेचर ऑफ फ्रॉड, दूसरा approximate amount involved, तीसरा parties involved। लो जी, यहां तक जरा डन का मैसेज दे दो जी। अगर कॉस्ट रिपोर्ट से है, कॉस्ट रिपोर्ट कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है रिपोर्ट, देन डेफिनेटली सीएम वहां पर खबर हो जाएगा। अदरवाइज ये आप क्या सकते हो, यहां तक डन का मैसेज दे दीजिए। नहीं टारगेट उसकी नहीं, तो ऐसी कंपनी का एम्प्लॉय लिखा हुआ। शुरू करूं, आपने एक सेक्शन किया, सेक्शन 167, मुझे नाम बताइए सेक्शन 167 का। सेक्शन 167 आई थिंक ये मैं करा चुका हूं पिछले बैच में, बट फिर भी मैं एक बार रिकॉल कराना चाहता हूं ये जजमेंट है कि नहीं है, अगर सबने किया कि नहीं। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है इस बार। सेक्शन 167 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बात करता है, वेकेशन ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर डायरेक्टर हैज टू वेकेट हिज ऑफिस। तो कौन कौन से ग्राउंड है जब डायरेक्टर हैज टू वेकेट हिज ऑफिस, सेक्शन 167 में जो मेंशन है, याद करने की कोशिश करो। अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन हुई, और याद करो अगर उसने 184 का कॉन्ट्रावेंशन किया, ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स थे, याद आ रहा है। उसी के अंदर एक ग्राउंड था, उसी के अंदर एक पॉइंट था सेक्शन 167 के अंदर, सेक्शन 167 वेकेशन ऑफ ऑफिस। इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था कि इफ ऑल डायरेक्टर, लिख लेना मेरे साथ, वेकेट देयर ऑफिस, हाउ इट इज पॉसिबल कि सारे डायरेक्टर वेकेट कर जाएं।
become disqualified. एक साथ सारे डिस्क्वालीफाइड कैसे हो जाएंगे जरा बताओगे? एक साथ कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? पॉसिबल है। कैसे? सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में कुछ ग्राउंड लिखे गए हैं। एज पर सेक्शन 164, नहीं याद आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, घर जाके पढ़ लेना। सबसेक्शन 2 सेक्शन, कहीं चाहे आपने कहीं से भी पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये कॉन्सेप्ट कराया गया होगा। 164 सबसेक्शन 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर कंपनी अपनी एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं करती है, अरे भाई जहां भी है बिल्कुल सही वही गलत है, ऐसा कराया हुआ ना। हाँ जी, अगर कंपनी अपनी एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं करती है लगातार 3 साल तक, तो फिर डायरेक्टर सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। या फिर कंपनी अगर अपना डिविडेंड पे नहीं करती है, डिवेंचर वगैरह पे नहीं करती है, 1 साल तक अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, तो फिर भी सारे के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ये 164(2) यहां पर लग सकता है। और अगर सारे के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर ये अधिकार देता है प्रमोटर को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया आप लोग डायरेक्टर अपॉइंट कीजिए, ये डायरेक्टर मीटिंग बुलाएंगे, इस मीटिंग के अंदर फाइनली मेंबर्स अपॉइंट करेंगे टू अपॉइंट डायरेक्टर। यानी कि ये सेक्शन कहता है कि अगर ऐसा हुआ कि सारे डायरेक्टर चले गए तो कंपनी का प्रमोटर अगर है अगर एग्जिस्टेंस में है, यानी कि कंपनी के अंदर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सेकंड प्रायोरिटी पे आती है, ये लोग डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, किसी अपॉइंट करेंगे टू कॉल, ताकि वो मीटिंग कॉल करें मेंबर्स की, और उसमें मेंबर अल्टीमेटली डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें। ये 167 सबसेक्शन 3 है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस गया, केस का नाम था प्रगति 47 डेवलपमेंट लिमिटेड। इस केस में कहा गया, इस केस में हुआ क्या, इस कंपनी में सारे के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए 164(2) में। प्रमोटर्स ने अपनी तरफ से अपने मित्रों को डायरेक्टर अपॉइंट किया और वो डायरेक्टर अभी डिस्क्वालीफाइड थे। मेंबर्स को जब ये बात पता लगी, और वो लोग ना ही कंपनी की मीटिंग बुलाने में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि लॉ मेकर्स ने टाइम लिमिट यहां रखा ही नहीं है, कोई टाइम लिमिट कोई है ही नहीं। मेंबर ने कंप्लेन की, ये तो गलत है, तो डिस्क्वालीफाइड लोगों को प्रमोटर ने अपॉइंट कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा सख्त व्यू लिया और इन वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन निकालते हुए कहा कि प्रमोटर को कोई अधिकार नहीं होगा डायरेक्टली डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का। प्रमोटर, तो इन शब्दों का मतलब क्या है कि प्रमोटर चाहे तो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है ताकि मीटिंग बुलाई जा सके और मेंबर्स फाइनली अपॉइंट करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा इन शब्दों का मतलब केवल ये है कि प्रमोटर तुम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करोगे, फाइनली हमारा ऑप्शन है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है इन डायरेक्टर को अपॉइंट करना, मेंबर्स के द्वारा जो अपॉइंट होते हैं। इसलिए प्रमोटर तुम ये डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करोगे, तुम सीधा मीटिंग बुला सकते हो, बस। ये जजमेंट दिया प्रगति 47 डेवलपमेंट लिमिटेड के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने 167 सबसेक्शन 3 पर कि प्रमोटर शैल हैव नो राइट टू अपॉइंट द डायरेक्टर डायरेक्टली, रादर ही हैज द राइट only to call the meeting of the board of directors and members so that they can attend the directors as per the regulations specified in section 152. दोबारा इस जजमेंट को लिखवा देता हूं। as per Delhi High Court, promoters shall have no right to appoint
डायरेक्टर्स। हालांकि शब्द कुछ और लिखे 167 सबसेक्शन 3 में, बट उसकी इंटरप्रिटेशन दिल्ली हाई कोर्ट ने जो की है वो ये है, दे कैन ओनली कॉल द मीटिंग ऑफ, they can only call the meeting of board of directors or members wherein regular director, regular नहीं, directors may be appointed. दीजिएगा रंग में से, मैं बताता हूँ जोधपुर, उसके बारे में बताता हूँ। हाँ जी, हालांकि जजमेंट में लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाने के लिए एलिजिबल है, और एक्चुअल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाएंगे जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म हो चुका है, बिल्कुल सही कहा, तो अल्टीमेटली मेंबर्स की मीटिंग ही बुलानी पड़ेगी। देन सेक्शन प्रिवेल और जजमेंट, अल्टीमेटली सेक्शन के साथ साथ जजमेंट प्रिवेल करेगी गोरखपुर, क्योंकि ये फाइनल जो शब्दों का इंटरप्रिटेशन है वो हाईकोर्ट ने किया है, तो हाईकोर्ट के शब्दों को हम बिल्कुल स्थान देते हैं लॉ के अंदर, क्योंकि वो लॉ का पार्ट माने जाते हैं। तो इसलिए सेक्शन मेरे साथ है, बट साथ में जजमेंट भी है। तो सेक्शन अलॉन्ग विद जजमेंट, आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि प्रमोटर्स आर नॉट एलिजिबल टू अपॉइंट एनी डायरेक्टर नाउ, दे आर ओनली एलिजिबल टू कॉल द जनरल मीटिंग। हालांकि अच्छा होता कि लॉ की फ्रेमिंग प्रॉपर होती, बट लॉ की इंटरप्रिटेशन ये नहीं जा रही जो दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया है। बट अगेन वी आर हेल्पलेस, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है और हाईकोर्ट का जजमेंट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। अच्छा जजमेंट है वैसे तो, बिल्कुल सही है कि प्रमोटर को अधिकार होना नहीं चाहिए था, बट लॉ में लिखी बात कुछ और निकल गई। ठीक है, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल करेगा तब तक 4 साल हो जाएंगे, तब तक तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में सेट हो चुके होगे, चिंता मत कर। अभी तक तुम्हारे लिए दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है बस, इस पे काफी बहस भी छिड़ी है इंडस्ट्री के अंदर, बट ठीक है आज के डेट में वैलिड है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक दीजिएगा, कोई दिक्कत? बढ़ते जी आगे। मैं आ रहा हूं जरा कंपटीशन एक्ट पर। कंपटीशन एक्ट इस बार की अमेंडमेंट ज्यादा नहीं है, बहुत कम अमेंडमेंट है इस बार। कंपटीशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट लॉ में एक और है ऑम्निबस अप्रूवल की, वो अभी आ रहा हूं उस पर। कंपटीशन एक्ट 2002, ये वो एक्ट है जिसे आप पेपर में छोड़ोगे नहीं, करना ही करना है। हापुड़, मैंने तुम्हारे को ऑलरेडी कहा कि मैं तुम्हारी क्वेरी का रिप्लाई करता हूँ बुक से रिलेटेड, मुझे बार बार भेजने की जरूरत ही नहीं है, मैंने जब कह दिया कि रिप्लाई करता हूँ मुझे ध्यान है। चलिए हाँ पता है, मॉडल टाउन में करा चुका था बिल्कुल ठीक, मगर मैंने फिर भी कोई रह गया हो तो। कंपटीशन एक्ट 2002 में अमेंडमेंट मैंने नहीं करवाई थी, बोला था कि अमेंडमेंट क्लास में करवाऊंगा, और वैसे भी कई आज ऐसे बच्चे हैं जो कि शायद क्लासेस का पार्ट नहीं थे हमारी। कंपटीशन एक्ट में अगर आप मुझसे पूछे कि सर इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, आई वुड से एक्सट्रीमली सॉरी, वाराणसी ने पूछा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एक्ट से 6 नंबर का सवाल आता ही आता है। एक जमाना था जब सेक्शन 7 से लेकर 12 तक पे सवाल आता था, जिसमें केवल बता पूछता था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बस। मैं कह सकता हूं लगातार 6 या 7 अटेम्प्ट तक सेक्शन 7 से 12 तक की सवाल बना और कुछ नहीं, पर जमाना बदला है और आज के डेट में जो सवाल आ रहे हैं
वो पूरे एक तरह से कुछ भी आ रहा है। सेक्शन 31 तक सब चीजें इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 31 तक। हालांकि है बहुत सारे, लेकिन 65 के करीब जा रहे हैं, बट अप टू सेक्शन 31 कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। फिर भी अगर इंपॉर्टेंट कहेंगे 3, 4, 5, 6, 7 से 12, क्योंकि अलग कॉन्सेप्ट में इसलिए ऐसे लिखे 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31। ये सेक्शन आपको याद होने ही होनी चाहिए। हाँ बिगड़े, चिंता मत करो, सारा पढ़ाया हुआ है। मुझसे पूछ रहे हैं नाला कि आपने तो हमें पढ़ाया हुआ है ना। 3-4 में हो गया ना, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को उल्टा करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आ सकते हैं। अब जो अमेंडमेंट है वो है सेक्शन 5 के अंदर। सेक्शन 5 ये क्या कहता है? ये बात करता है कॉम्बिनेशंस की। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल याद करो, आज के मैंने क्लासेस में समझाया था, मगर इससे भूल चुके हो तो मैं दोबारा जीरो से शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा एक स्पेनिश कंपनी है जिसका नाम है हॉल्किन सीमेंट। हिंदुस्तान में कदम रखते ही इसने हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एसीसी सीमेंट को टेक ओवर कर लिया। कोई देखने वाला नहीं था। एमआरटीपी एक हुआ करता था, बट उसके हाथ बंधे हुए थे, वो कुछ कहता ही नहीं था। उसके बाद अगला टेक ओवर हुआ अंबुजा का और फिर लाफार्ज का। अभी 3 दिन पहले की न्यूज थी, रिलायंस कम्युनिकेशन ने टेक ओवर कर लिया है। किसका टेक ओवर किया है बताएंगे जरा? हालांकि इस टेक ओवर को मर्जर का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों कंपनियां बहुत बड़ी थी, रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल। अब ध्यान रखना, ऐसे अनाउंस तो हो गया कि मर्जर हो रहा है, बट इतनी आसानी से मर्जर होते नहीं है आज के डेट में, क्योंकि जब 2 बड़ी कंपनियां आपस में मिलती हैं तो ये कहलाता है कॉम्बिनेशन। और जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इस कॉम्बिनेशन से पहले रिलायंस कम्युनिकेशन ने एमटीएस नाम की कंपनी जो इंटरनेट देती है उसको टेक ओवर किया, जिसका नाम था सिस्टमा शाम, और अब एयरसेल के साथ मर्जर हुआ। जब ये 2 बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में मिलती हैं तो इसे कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और कोई भी कॉम्बिनेशन कंपटीशन के लिए खतरनाक हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब हॉल्किन ने लाफार्ज को टेक ओवर किया तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया घबरा गया था कि अगर ये दोनों कंपनियां टेक ओवर हो गई, ये दोनों कंपनियां मिल गई तो इतनी बड़ी कंपनी बन जाएंगी ये कि उसके बाद इंडस्ट्री में इनके मुकाबले कोई रह ही नहीं पाएगा। इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कॉम्बिनेशन को अप्रूवल नहीं दी और कहा कि अगर ये कॉम्बिनेशन अप्रूव होना चाहता है तो एक शर्त है, लाफार्ज की बालासोर उड़ीसा में 2 यूनिट्स लोकेटेड है मैन्युफैक्चरिंग, उन लाफार्ज की दोनों यूनिट्स को बेच दो तब मैं अप्रूवल दूंगा। जब तक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल ना आ जाए तब तक हाई कोर्ट अप्रूवल नहीं दे सकता, और बिना हाई कोर्ट के अमलगमेशन हो या मर्जर हो या टेक ओवर हो वो हो ही नहीं सकते। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि एनी अमलगमेशन ऑब्लिक मर्जर ऑब्लिक एक्विजिशन, जिसे हम टेक ओवर कह सकते हैं, shall be approved by Competition Commission of India, जिसे मैं CCI कहता हूं, if they form part of combination अंडर सेक्शन 5। ये कहता है अगर कोई अमेलगमेशन मर्जर और एक्विजिशन हो रहा है
और वो सेक्शन 5 में दी गई लिमिट के अंदर आ रहा है तो वो कॉम्बिनेशन है। और अगर वो कॉम्बिनेशन है, अगर वो कॉम्बिनेशन है तो अप्रूव किया जाएगा सीसीआई के द्वारा। और अप्रूवल कैसे होगा? एज पर सेक्शन 6। मैं दोबारा बोलता हूं, कोई भी अमेलगमेशन, मर्जर और एक्विजिशन अगर वो सेक्शन 5 में क्लासिफाई हो रहा है, कॉम्बिनेशन में फॉल हो रहा है, तो वो तब तक अप्रूव नहीं माना जाएगा जब तक उसे सीसीआई की अप्रूवल ना मिल जाए एज पर सेक्शन 6। अमेंडमेंट सेक्शन 5 में है, कॉम्बिनेशन में क्लासिफाई होने के लिए कुछ लिमिट्स हैं जो दे रखी हैं और उन लिमिट्स के अंदर चेंज हुआ है। इसके अलावा दो छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, मैं वो बताने जा रहा हूं। यहां तक समझ आया तो डन का मैसेज दो ताकि मैं आगे जो कहने जा रहा हूं वो सुन सको। 6 नंबर पे इसमें से आना ही आना है। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये अमेंडमेंट आनी है, 6 नंबर से इस चैप्टर को आना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। चलिए लेट अस स्टार्ट। तब तक मैं दोबारा बोलता हूं, अगर कोई भी अमेलगमेशन, मर्जर या एक्विजिशन होता है और अगर वो सेक्शन 5 के अंदर कॉम्बिनेशन है, सेक्शन 5 के अंदर कॉम्बिनेशन कैसे बनता है वो भी सेक्शन 5 बताने जा रहा हूं, तो आपको सीसीआई की अप्रूवल सेक्शन 6 में लेनी पड़ती है। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है मैं वही बताने जा रहा हूं, बस ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ, जो मैं बोल रहा हूं सुनते जाइएगा। पहले तो जो छोटी छोटी नोटिफिकेशन आई है वो बता देता हूं। पहला, एनी एक्विजिशन यानी कि टेक ओवर वेयर एंटरप्राइज मतलब कंपनी वगैरह whose control are being acquired have assets of not more than rupees 350 crore in India or turnover of not more than rupees 1000 crore in India shall be exempt from requirement of section 5 for period of 5 years। लिखो इसका मतलब बताना। लिखने के बाद बैंक का मैसेज देना। चले फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी है टाटा पावर, इसने टेक ओवर किया है। एक वर्ल्ड की बड़ी रिनाउंड कंपनी है पीकार्ट, रियल घटना है, इसका टेक ओवर हुआ है पीकार्ट का। पीकार्ट का इंडिया में टर्नओवर है, इंडिया में जो बिजनेस है उसमें इसका टर्नओवर है इंडिया से 40 करोड़ और एसेट्स बेस है इसका कंपनी का 80 करोड़। टाटा पावर ने इसका टेक ओवर कर लिया है। सवाल उठा
क्या ये कॉम्बिनेशन माना जाएगा? वेदर कॉम्बिनेशन अंडर सेक्शन 5, और अगर ये कॉम्बिनेशन पहले तो बताओ हाँ माना जाएगा कि नहीं? आंसर इज नो, क्योंकि वो कंपनी जिसका कंट्रोल एक्वायर किया गया है, वो कंपनी जिसका कंट्रोल एक्वायर किया गया है, अगर उसका इंडियन बिजनेस के टर्नओवर 40 करोड़ है, मतलब लॉ कहना चाह रहा 350 करोड़ तक है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ तक है, तो वो एग्जाम्प्ट है। मतलब हमारी कंपनियां अगर ऐसी कंपनियों को टेक ओवर कर रही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, करो, आपके ऊपर कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। मतलब अगले 5 साल तक एग्जम्पशन है, आप टेक ओवर कर सकते हो, कोई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी। दे दीजिएगा डन का मैसेज, डज नो सीसीआई अप्रूवल। क्लियर हो गई थी बात? और आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं सेकंड पॉइंट 5 साल के बाद देखेंगे, अभी 5 साल तो होने दो। एक्चुअल में आपको ये पहले 5 साल की एग्जाम्पशन थी, पहले 5 साल की एग्जाम्पशन थी, बीच में विड्रॉ की गई, इस एग्जाम्पशन को वापस लाया गया है। वापस लाने का लॉजिक ये है कि अगर भाई जैसे पी कार्ड जैसी कंपनियां जिनका इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है, और अगर हमारी कंपनी जाके विदेशी कोई कंपनी को टेक ओवर कर रही है जिसका इंडिया में कोई सब्सटेंशियल बेस नहीं है, तो फिर किस तरीके से इंडिया के कंपटीशन का इफेक्ट क्या पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। बट फिर भी 5 साल की एग्जाम्पशन दी है, 5 साल बाद हम स्टेटस को दोबारा चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, बस। चले, रिव्यू करने के बाद ये 5 साल की एग्जाम्पशन का मतलब है कि अगले 5 साल तक अगर हमारी कंपनी ऐसी कंपनियों को टेक ओवर करती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। इस एग्जाम्पशन को हम 5 साल बाद दोबारा रिव्यू करेंगे, शायद आगे के 5 साल के लिए दोबारा दे दे। ये कहना चाह रहा है। इस 5 साल में जो अमलगमेशन एक्विजिशन होंगे, उनको दोबारा कुछ नहीं करना, वो तो हो चुके, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल बाद हम देखेंगे कि आगे इसको कंटिन्यू करना एग्जाम्पशन को या नहीं। दैट्स इट, बस इतना सा। दीजिएगा डन का मैसेज। चलिए, जब मर्ज हो गए तो सेपरेट पता कैसे चलेगा? जबलपुर वाला वही बात करनी है। मैं कह रहा हूं मर्ज हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम आगे वालों के लिए देख रहे हैं। अगर लिमिट ज्यादा हो तो फिर कॉम्बिनेशन में आ जाओगे इलाहाबाद, बट उसमें भी एक और नोटिफिकेशन है, लिखिएगा एग्जम्पशन टू द ग्रुप exercising less than 50% of voting power, voting right in other enterprise from the provisions of section 5 of this act. लो जी, अब इसका मतलब क्या है? फिर सुनो एक और एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल। कंपनी का नाम पहले पढ़ लो, फिर एग्जाम्पल देख लेना। एतिहाद, आई थिंक स्पेलिंग यही है, एतिहाद एयरलाइंस। जेट एयरवेज को टेक ओवर किया, टेक ओवर, जेट एयरवेज का टेक ओवर किया है, टेक ओवर 37% ऑफ जेट एयरवेज।
एतिहाद। चलो जी भावनाओं को समझो। AETIHADB का नेम कैसा है? चलो जी एतिहाद 37% ऑफ जेट एयरवेज को रिकवर कर लिया है। बताइए सेक्शन 5 लगेगा कि नहीं है? बेटा एनसीआईटी का जो चेंज है ना जोधपुर, वो सारे चेंजेस जो है वो 1 जून की नोटिफिकेशन में आएंगे, तो दे आर एप्लीकेबल फॉर मई 2017 अटेम्प्ट, आपके लिए नहीं। सत्रह 5 साल का मतलब ये है कि अगले 5 साल तक हम इसे कॉम्बिनेशन नहीं मानेंगे। अगले 5 साल तक हम इसे एग्जाम मान के चलेंगे। 5 साल बाद शायद हम इन्हें मान लें, तो जब मानेंगे तो जो आप जब नोटिफिकेशन खत्म होगी उसके बाद जो मर्जर होंगे उनको मानेंगे। जो पहले 5 साल में हो जाएंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी जोधपुर, मतलब अगर आपका मई 2017 अटेम्प्ट है या फिर नवंबर 2017, मतलब मई 2017 एंड ऑनवर्ड्स है, तो आपको 2 अमेंडमेंट क्लासेस और करनी है, और कोशिश करना कि इसी बार क्लियर कर जाना। कोशिश करना नवंबर 2016 के लिए स्पेसिफिक चेंजेस करा रहा हूँ पार्टी, तभी तो क्लास हो रही है आज। मैं वही बता रहा हूँ, एक बार लिमिट चेक, लिमिट बताने तो फिर मैं आपकी क्वेरी पे आता हूँ। चलिए, वो नोटिफिकेशन कोई भी एप्लीकेबल नहीं है जो 1 जून को आई है। जो अभी मैं करा रहा हूँ पार्ट वो सब एप्लीकेबल है। चलो करना शुरू कीजिएगा आप। अब याद कीजिएगा सेक्शन 5, मैं सेक्शन 5 को जरा रिकॉल करवा रहा हूं। सेक्शन 5 इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया था। अगर आपने नहीं किया तो भी कर लीजिए, किया हुआ है तो रिकॉल कर लीजिए। पार्ट ए ये एक्विजिशन की बात करता है। पार्ट ए एक्विजिशन की बात करता है। पार्ट सी पार्ट सी ये बात करता है मर्जर की, पब्लिक अमेलगमेशन की। पार्ट ए यहाँ पे बात होगी उस कंपनी की जो कि एक्वायर कर रही है दूसरी कंपनी को। एक्वायरर फॉर एग्जांपल रिलायंस कम्युनिकेशन प्लस टू बी एक्वायर्ड फॉर एग्जांपल एयरसेल, रिलायंस एयरसेल इनकी बात हो रही है। यहां पर भी एक्वायरर बिल्कुल सेम प्लस टू बी एक्वायर्ड उनकी बात हो रही है। अगर एक्विजिशन है, एक्वायरर जो कंपनी टेक ओवर करने जा रही है प्लस जो कंपनी टेक ओवर हो रही है, उनका आपको देखना है क्या, एसेट्स एंड टर्नओवर। कहां पर, इंडिया में या फिर इंडिया में प्लस आउटसाइड इंडिया में। पहले तो आपको ये देखना है, फिर आपको ये भी देखना है। सेकंड, कॉम्बिनेशन तब माना जाएगा जब इनमें से किसी कंडीशन में फॉल करोगी। देखते हैं सेकंड, अगर मान लीजिए